हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है जिन स्टूडेंट्स ने बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट को चूज़ किया था। तो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के अंदर उन्हें एक बुक पढ़नी होती है जिसका नाम है थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी। तो आज की इस वीडियो में हम इस बुक के 4th यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड इसके अलावा आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हमें अपने आंसर्स को एग्ज़ाम में किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सकें अपने एग्ज़ाम में। एंड एज़ यू नो, हम अपनी वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट ही पढ़ाते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिकली जिन टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में जनरली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मैं आपको बताऊं 4th यूनिट के अंदर आपको किन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है जिनसे जनरली आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो वो दो टॉपिक हैं। एक तो है विविधता और दूसरा है वैश्वीकरण। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें विविधता से जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जो विविधता है वो लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। और वैश्वीकरण से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी विशेषताओं के बारे में बताइए, उसके प्रभाव के बारे में बताइए, यानी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन कीजिए। तो कुछ इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। ये यूनिट 4 में आपके टोटल 3 चैप्टर्स हैं जिन्हें आपको कवर करना है, या फिर आप कह सकते हो 3 टॉपिक्स हैं। और जनरली विविधता और वैश्वीकरण से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अभी तक एग्ज़ाम में किस किस लैंग्वेज में अलग अलग ईयर में आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया है विविधता लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? बताइए। या फिर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है लोकतंत्र सामाजिक विविधता को समायोजित करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो देखिए, अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे। इसमें विविधता के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करने के बारे में पूछा जा रहा है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जो विविधता है वो लोकतंत्र को समायोजित करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, इसके बारे में बताइए। तो ये पॉजिटिव पॉइंट पूछ रहा है इसके बारे में। और वहीं दूसरी तरफ हम देख सकते हैं विविधता लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है, एक खतरा है, ये नेगेटिव पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। तो मैंने अपनी वीडियो में आंसर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन किया है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। हमें अपने आंसर को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सके अपने एग्जाम में। तो हम अपने आंसर को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम बताएंगे आखिर लोकतंत्र क्या होता है। तो देखिए, लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता की भागीदारी सबसे ऊपर होती है। यानी जैसा कि आपको पता ही है, लोकतंत्र में जो सरकार बनती है वो जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, यानी जनता के द्वारा ही बनाई जाती है। और जो सरकार होती है वो जनता के लिए कार्य करती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता की जो भागीदारी है वो सबसे ऊपर होती है। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं विविधता का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अगर अलग अलग धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति और अलग अलग विचारधाराओं वाले के जो लोग होते हैं वो अगर एक ही समाज में रहते हैं तो उसे हम विविधता कहते हैं। लेकिन लोकतंत्र जो है वो सबको समान अधिकार देता है और समान अवसर देता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है और इक्वल राइट्स देते हैं। लेकिन कभी कभी जो विविधता है वो लोकतंत्र के लिए कभी कभी मुश्किल खड़ी कर देती है, लेकिन ये उसकी ताकत भी बन सकती है। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स होते हैं विविधता के लोकतंत्र के अंदर। तो इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। जी हाँ, मैं इस कथन से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो विविधता है वो लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है। तो चलिए इसे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से जो विविधता है वो लोकतंत्र के लिए खतरा आएगा और किस तरीके से लोकतंत्र की ताकत भी बन सकता है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है सामाजिक विभाजन। तो देखिए, विविधता होने की वजह से जब लोग एक ही समाज में अलग अलग जाति, धर्म और भाषा के आधार पर बंटे होते हैं तो उसमें समाज में आपस में झगड़े होना स्वाभाविक होता है, और जिसकी वजह से जो लोकतंत्र है वो कमज़ोर हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्षेत्रीय मतभेद। तो देखिए, जब अलग अलग ग्रुप्स के जो लोग होते हैं वो अपने अधिकारों और पहचान के लिए संघर्ष करते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में लोकतंत्र की जो स्थिरता है उसमें चुनौती आती है, यानी कि स्थिर रहने में कठिनाई आती है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो जो क्षेत्रीय आंदोलन होते हैं वो अपनी मांग करते हैं अलग राज्य के गठन के लिए, तो एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है लोकतंत्र के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है सांस्कृतिक और भाषाई मतभेद। अब विविधता होने की वजह से अलग अलग भाषा और संस्कृति के लोग जब एक साथ रहते हैं तो उन्हें एकजुट करके रखना लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक संघर्ष। तो जब अलग अलग ग्रुप्स के लोग एक ही समाज में रहते हैं तो उस समाज में टकराव और संघर्ष का जो खतरा है वो बना रहता है, जैसे सांप्रदायिक दंगे। तो ये भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।
तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जातिवाद और जो सामाजिक विविधता है ये भी लोकतंत्र के राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हैगी, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अलग अलग जाति के लोग बटे होते हैं और उनके बीच अगर मतभेद होता है तो वो भी लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता है। नेक्स्ट है वोट बैंक की राजनीति। तो कई सारे नेता होते हैं और जो राजनीतिक दल होते हैं वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इट मीन्स वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट को कलेक्ट करने के लिए अलग अलग धर्मों के मुद्दे को उठाते हैं, जिससे सांप्रदायिकता बढ़ती है और जिसकी वजह से जो लोकतंत्र है उसमें काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उनका ह्रास होता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है लोकतंत्र के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है नीति और निर्णय में बाधा। तो देखिए, जब एक ही समाज में अलग अलग ग्रुप्स रहते हैं तो उसमें उनकी ज़रूरतें और जो अपेक्षाएं वो अलग अलग रहती हैं और सभी को संतुष्ट करना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। अगर किसी भी नियम को पारित करते हैं तो जितने भी जो समूह हैं उनकी अलग अलग अपेक्षाएं, अलग अलग ज़रूरतें हैं और उन सभी को संतुष्ट करना काफ़ी ज़्यादा कठिन है। तो ऐसे में जो सरकार है उसमें जो डिसीजन लेती है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम किसी भी एक भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में घोषित कर दिया जाए तो इसमें काफ़ी ज़्यादा विवाद हो जाएगा, क्योंकि हर एक क्षेत्र की अपनी डिफरेंट लैंग्वेज होती है, अपनी एक अलग भाषा होती है और इसी रीज़न की वजह से भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, जिससे कि कोई विवाद उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय एकता में बाधा। तो एक ही समाज में जब अलग अलग जाति, धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं तो उनके बीच एकता बनाना काफ़ी ज़्यादा एक कठिन कार्य होता है, जो कि लोकतंत्र के लिए एक चुनौती बन सकता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं विविधता किस तरीके से लोकतंत्र को मजबूत बना सकती है। पहला पॉइंट है समान अधिकार और अवसर। अगर सरकार सभी धर्म, जाति और लोगों को बराबरी का अधिकार दे और समान अवसर दे, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे, तो लोकतंत्र को मजबूत बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है नई सोच और विचार। तो देखिए, एक ही समाज में अलग अलग जाति, धर्म और संस्कृति के लोग रहते हैं तो उनके पास अपनी अपनी डिफरेंट नॉलेज होती है। अगर वो हम विचार एक दूसरे के साथ शेयर करें तो लोकतंत्र को और बेहतर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है न्याय और निष्पक्षता। अगर सभी समूहों को समान न्याय मिले और जो सरकार है वो निष्पक्ष होकर काम करे तो विविधता जो है वो लोकतंत्र को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बना सकता है। नेक्स्ट है सहिष्णुता और एकता। अगर सभी लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करें तो लोकतंत्र को काफ़ी ज़्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। तो चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है वैश्वीकरण से, जिसमें हमसे पूछा जाता है वैश्वीकरण से आपका क्या अभिप्राय है, इसकी विशेषताओं के बारे में बताइए। या फिर आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है वैश्वीकरण की अवधारणा ने राष्ट्र राज्य की कल्पना को कमज़ोर किया है, कैसे, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए। अब राष्ट्र राज्य की कल्पना को कमज़ोर किया है, इसका मतलब ये है कि वैश्वीकरण से पहले जो एक राज्य होता है, यानी जो पूरा देश होता है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। लेकिन वैश्वीकरण के बाद उसमें जो संस्थाएं होती है, जो वैश्विक संस्थाएं होती है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को उस देश को मानना होता है। तो इस तरीके से अब जो देश है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं रह गया। तो इसलिए इसमें हमसे पूछा जा रहा है जो वैश्वीकरण है उसकी जो उदाहरण है उसने राष्ट्र राज्य की कल्पना को कमज़ोर किया है। यानी अब जो देश हैं वैश्वीकरण के बाद अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं होती हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानना होता है। तो यानी अब वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती, वो स्वतंत्र नहीं है। इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप एक कंक्लूजन पर पहुंचोगे। इन सभी क्वेश्चन में बेसिकली हमसे पूछा जा रहा है वैश्वीकरण के बारे में, आखिर वैश्वीकरण है क्या और इसकी विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है, यानी इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट के बारे में पूछा जा रहा है, इसके लाभ और हानि दोनों के बारे में पूछा जा रहा है। तो चलिए हम अपने आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमें अपने आंसर को एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करना है सो दैट हम अच्छा स्कोर कर सके अपने एग्जाम में। तो सबसे पहले हम इसमें बताएंगे आखिर वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो देखिए, वैश्वीकरण जब सभी देश एक दूसरे के साथ व्यक्ति, वस्तु, पूंजी, विचार और अनुभव का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। और वैश्वीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोग आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक समाज का निर्माण करते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। वैश्वीकरण देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों को बढ़ाता है। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि वैश्वीकरण किस तरीके से राष्ट्र राज्य को कमज़ोर करता है, यानी एक देश के डिसीजन मेकिंग को कमज़ोर करता है। अब जो देश है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, क्योंकि उसे अंतर्राष्ट्रीय रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होगा। तो इसमें हम अपना आंसर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि जो वैश्वीकरण है उसकी अवधारणा ने राष्ट्र राज्य की कल्पना को कमज़ोर किया है।
क्योंकि राष्ट्र राज्य की कल्पना का जो मूल विचार है वो ये है कि प्रत्येक देश, हर एक देश अपनी सीमाओं के भीतर पूर्ण संप्रभुता रखता है, यानी अपने डिसीजन खुद ले सकता है। तो चलिए अब हम इसके पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं, किस तरीके से हमें एक्सप्लेन करना है अपने आंसर को। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें हमें टोटल 7 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने हैं, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरीके से जो वैश्वीकरण है वो राष्ट्र राज्य को कमज़ोर करता है। फर्स्ट पॉइंट है राष्ट्रों की आत्मनिर्भरता और स्वतंत्रता में कमी। तो देखिए वैश्वीकरण की वजह से देशों की जो आत्मनिर्भरता है और जो स्वतंत्रता है उसमें कमी आई है। अब इसका रीज़न क्या है? वैश्वीकरण की वजह से जो देशों की अर्थव्यवस्था है वो अब एक दूसरे पर निर्भर हो गई है। यानी अगर किसी एक देश में मंदी आती है तो उसका जो असर है वो बाकी देशों पर देखने को मिलता है। यानी अब हम इंडिपेंडेंट नहीं रह गए, हमें एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रों की संप्रभुता में कमी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, वैश्वीकरण की वजह से राष्ट्रों की जो संप्रभुता है उसमें कमी आई है। अब जो राष्ट्र हैं उन्हें इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जैसे IMF, WTO और जो विश्व बैंक है उनकी जो पॉलिसीज़ हैं उन्हें फॉलो करना होता है, जिसकी वजह से राष्ट्रों की जो संप्रभुता है उसमें कमी आई है। नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और उनके कानूनों का दबाव। तो देखिए अगर वैश्वीकरण की वजह से अब जो देश हैं वो इंडिपेंडेंट रह नहीं गए तो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था है उनके कानून, उनके पॉलिसीज़ को फॉलो करना होगा। उसका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा दबाव होता है देशों के ऊपर, जो कि देशों की जो राष्ट्रीय जो संप्रभुता है उसको सीमित कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है सरकार के कार्य क्षेत्र में कमी। तो देखिए वैश्वीकरण की वजह से सरकार के कार्य क्षेत्र में कमी आई है। सरकार अब कुछ ही कार्य तक सीमित रह गई है, यानी सरकार का अब ज़्यादा कुछ कार्य नहीं रह गया, सिर्फ कानून व्यवस्था को बनाना और नागरिकों की सुरक्षा करना, सिर्फ यहीं तक सरकार के कार्य सीमित हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्थानीय संस्कृति पर असर। तो देखिए वैश्वीकरण की वजह से जो पश्चिमी देशों की जो संस्कृति है उसका काफ़ी ज़्यादा फैलाव देखने को मिलता है, और जो दुनिया भर में पश्चिमी संस्कृति का काफ़ी ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ है और लोग अपनी जो पुरानी संस्कृति है उसको भूल चुके हैं। और जितनी भी जो स्थानीय भाषाएं हैं या जो परंपराएं हैं या जो संस्कृतियां हैं वो अब खतरे में हैं, और लगभग जो सभी संस्कृति है वो समाप्त हो चुकी हैं। जैसे कि आपको पता होगा भारत ने भी अमेरिका जैसे जो पश्चिमी संस्कृति है उनको अपनाए जा रहे हैं, और जो खुद की संस्कृति है उसे भुला चुके हैं। और इसके अलावा जो स्थानीय भाषाएं जो भारत है वो इंग्लिश पर ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू हिंदी, यानी कि हमने अपनी जो स्थानीय भाषाएँ हैं और जो हमारी परंपराएं हैं और जो संस्कृति है वो खतरे में है। नेक्स्ट पॉइंट है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव। तो देखिए जो गूगल, अमेज़ॉन, ये जो इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं वो सरकार पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट डालती है, काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालती है, और यहाँ तक कि जो कंपनियाँ हैं वो अपने फ़ायदे के लिए राष्ट्र के नीति निर्माण में भी हस्तक्षेप कर सकती हैं। अगला पॉइंट है हमारा विभिन्न देशों के बीच आर्थिक असमानता। और देखिए वैश्वीकरण की वजह से सिर्फ कुछ ही देशों को लाभ मिला है। वैश्वीकरण की वजह से सिर्फ कुछ सीमित देश है, यानी जो अमीर देश है सिर्फ उन्होंने ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया है, और बाकी जो गरीब देश है वो और गरीब होते जा रहे हैं। यानी जो देशों के बीच जो आर्थिक असमानता है वो बढ़ती जा रही है, अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो जैसे कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक इसी तरीके से वैश्वीकरण के कुछ नुकसान हैं तो कुछ लाभ भी हैं, और जिसके अंदर हम इनके टोटल 7 एडवांटेजेस को एक्सप्लेन करने वाले हैं। वैश्वीकरण की वजह से आयात, निर्यात और व्यापार संबंधी प्रतिबंधों में कमी आई है। इसके अलावा देशों की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार देखने को मिला है, क्योंकि विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवा, पूंजी, श्रम और विचारों का जो प्रवाह है उसमें तेज़ी से वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से देशों के बीच जो अर्थव्यवस्था है उसमें सुधार हुआ है। इसके अलावा अब लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं और कंपनियों के बीच अधिक प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, जिसकी वजह से अब जो कंज्यूमर हैं वो कम कीमतों पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों को परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोजगार में वृद्धि। तो देखिए वैश्वीकरण की वजह से जब एक कंपनी दूसरे देश में अपने प्लांट और फैक्ट्री को स्थापित करती है तो उस देश के लोगों को, स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। अगला पॉइंट है अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार। तो देखिए वैश्वीकरण की वजह से अब जो देश है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हो गए, जिसकी वजह से देशों के बीच जो आपसी संबंध है उसमें सुधार देखने को मिलता है। तो ये सभी थे एडवांटेजेस ऑफ वैश्वीकरण। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगे तो प्लीज़ अपने दो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में।